So, gentlemen, welcome back for the second session for hierarchy of control, hazard prevention. हम उन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी की इश्यू को, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया होता है, उसका रिस्क एवेल्यूएशन हम कर चुके होते हैं ऑलरेडी। अब हम इसको कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। तो कंट्रोल में जो ऑप्शंस हैं उसमें दो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन होता है दैट इज इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल भी एक बड़ा पावरफुल कंट्रोल मेजर है और बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, और तमाम हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लोग हैं इनको इसका डिटेल से पता होना चाहिए, ताकि अगर इस ऑप्शन में से उनको कोई कंट्रोल सेलेक्ट करना पड़े, दे शुड बी एबल टू डू दैट। क्या है जी इंजीनियरिंग कंट्रोल? बेसिकली इंजीनियरिंग कंट्रोल है जी, engineering controls reduce exposure to hazards by preventing them from coming into contact with workers. They allow workers to perform their jobs while minimizing risk. मतलब ये जो रिस्क है, जो हेजरियस एरिया है, उससे वर्कर्स को दूर रखते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करते हैं, जिसको हम सेफ्टी गार्ड्स कहते हैं। हमने ओशा में भी इसको डिटेल से पढ़ा था। जो मशीन गार्ड्स हैं बेसिकली वो इंजीनियरिंग कंट्रोल की ही एक टाइप है। इसकी हम एग्जांपल्स मिसाल के तौर पे नॉइज इंप्लॉयर्स हैं। अगर कहीं पे कोई मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, उसका नॉइज लेवल बहुत ज़्यादा है, हमने आइडेंटिफाई किया, उसको नॉइज मीटर से चेक किया, पता चला जी इसका नॉइज लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मशीन हमारे लिए है भी ज़रूरी, उसको हम वहाँ से एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, और उसका सब्स्टिट्यूशन भी हमारे पास कोई नहीं है, कोई अल्टरनेट भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको इंक्लूजर कर देंगे, मतलब उसके इर्द गिर्द कोई बैरियर बना देंगे, वॉल बना देंगे, तो ताकि उसका नॉइज जो है वो कम से कम बाहर की तरफ आए। तो नॉइज इंक्लूजर एक इंजीनियरिंग कंट्रोल की एग्जांपल है। इसी तरह लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, ये भी इंजीनियरिंग कंट्रोल की एक एग्जांपल है कि मतलब आप जहाँ पे डस्ट जनरेट हो रही है वहाँ पे आप जाहिर है डस्ट को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है बाज़ का वो जो मशीन्स हैं जिन पे जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, अब डस्ट को मुकम्मल तौर पे उस मशीन को वहाँ से आप हटा नहीं सकते। तो डस्ट को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे वेंटिलेशन का एक सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि जो डस्ट है वो वहाँ से निकल जाए, या कोई स्मेल है वो वहाँ से निकल जाए। क्योंकि बाज़ का पॉसिबल ही नहीं होता कि आप पूरे इस प्रोसेस को चेंज करें, तो इसलिए फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह गार्ड रेल सिस्टम्स हैं आपके, चाहे वर्क एट हाइट के ऊपर प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सीढ़ियाँ हैं, चाहे आपकी स्टेयर्स हैं, लैडर्स हैं, उनके साइड पे जो गार्ड रेल सिस्टम बनी होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, ताकि अगर कहीं आप स्लिप होने लगे, ट्रिप होने लगे, तो आप उसको पकड़ के उस इंजरी से बच सके, ठीक है। इसी तरह मशीन गार्ड्स हैं, जिसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था उषा के अंदर, कि आपकी मशीन्स के ऊपर जो गार्ड्स होते हैं, आपके मतलब जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं उन एनर्जाइज्ड पार्ट के साथ, जिसमें अगर आपका एक्सपोजर हो जाए तो वहां पे आपको इंजरी हो सकती है। इंटरलॉक्स हैं, इंटरलॉक्स भी हमारे इंजीनियरिंग कंट्रोल की एक एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे सेल्फ लॉक जो होते हैं, हम हमारे घरों में भी होते हैं इंटरलॉक्स के। अगर हम कमरे में दाखिल हुए हैं, जैसे गाड़ियों के दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, इनको हम इंटरलॉक कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हमारे इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी हैजर्डियस एरिया में मतलब जब कोई एंटर होता है तो वो या बाहर आता है तो उसको इंटरलॉक हो जाता है, डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये भी हमारा एक इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है, ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस उस एरिया में ना हो सके। लिफ्टिंग इक्विपमेंट को जो हम यूज करते हैं अपने किसी भी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, मसलन मैनुअल हैंडलिंग है, मसलन हम बहुत ज़्यादा मटेरियल अगर हम अपने लोगों से उनको ट्रांसपोर्ट करवाएं, उनको काफ़ी सारी फिजिकल इंजरीज भी हो सकती हैं, अर्गोनॉमिक्स की भी हो सकती हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लिफ्टिंग का इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आर डिजाइन टू रिमूव द हैजर्ड्स फ्रॉम द वर्कप्लेस आर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू ए सेफ लेवल। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है जिसको हम यूज करके तो अपना रिस्क जो है लेवल उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चौथी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, चौथा ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये भी बड़ा इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स है, और इसके लिए भी आपको काफी प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या होता है जी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल
changes the way work is done or provide workers with more information to protect them from hazards. ये जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है या जो प्रोसीजर्स बनाती हैं जिसको हम वर्क मेथड सिस्टम कहते हैं या हम मतलब ये जो वर्क परमिट सिस्टम होते हैं ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं। या अगर हम देखते हैं कि यार किसी जगह पे अगर वर्कर जो है वो 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं लेकिन वो 8 घंटे की शिफ्ट में इतना ज्यादा थक जाते हैं कि उनके मजीद काम करने की कैपेसिटी नहीं रह जाती, तो हम क्या करते हैं उनकी शिफ्ट पैटर्न को चेंज कर देते हैं। 8 घंटे की बजाय हो सकता है हम 2-2 घंटे की शिफ्ट्स लगा दें और उनको रिप्लेस करते हैं ताकि वो लोग तमाम जो है वो इजीली उस जगह पे काम कर सकें। तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये जो अवेयरनेस हम देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं या मतलब है कि हम प्रोसीजर्स बनाते हैं, ये सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स में आते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रोसीजर्स हैं, इक्विपमेंट इंस्पेक्शंस हैं, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, चेकलिस्ट है, लॉकआउट टैगआउट ट्राई आउट, ये सारे हमारे जो है वो प्रोसीजरल कंट्रोल्स होते हैं जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स कहते हैं। ट्रेनिंग जैसे हैजर्ड कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग करवा ली, परमिट रिक्वायर्ड कंपाउंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग करवा ली, लॉकआउट टैगआउट, ये सारे ट्रेनिंग की भी थ्रू हम अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। वार्निंग साइंस होते हैं, सेफ्टी साइंस वगैरह, ये भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं। बैकअप अलार्म, स्मोक डिटेक्टर्स, कंप्यूटर मैसेजेस, मिरर्स, हॉर्न्स, लेबल, इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा, ये सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। यानी ये किसी भी शख्स को उस हैजर्डियस एरिया या उस हैजर्ड या उस रिस्क के मतलब इन्फॉर्म कर देते हैं, इसीलिए हम उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स कहते हैं। So administrative control measures are essential for managing hazards that cannot be controlled through elimination, substitution or incident control. ठीक है, ऊपर के तीनों ऑप्शन अगर आपके पास काम नहीं कर रहे तो फिर आपके पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब अगर हम बात कर लें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, ये हमारे पास लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स होता है, लेकिन अमूमी तौर पे जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसको ज्यादा अहमियत दी जाती है। हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि शायद यही एक जो है ना सबसे इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स है। मतलब जहाँ पे भी बात होती है किसी हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क की, वो यही कहते हैं जी कि यहाँ पे हेलमेट नहीं पहनना, यहाँ पे जो है वो मास्क नहीं पहनना, यहाँ पे जो है वो वेस्ट नहीं पहननी, यहाँ पे फॉल प्रोटेक्शन नहीं पहननी। तो मतलब अमूमी तौर पे ज्यादा ध्यान इसी तरफ जाता है, जबकि ये जो हेल्थ सेफ्टी की जो साइंस है वो ये कहती है कि ये लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर है, ये सबसे आखिरी ऑप्शन होता है आपके पास। इससे पहले वाले जो ऑप्शंस होते हैं ना उनको ट्राई करें पहले। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहले भी हम इसके ऊपर ओशा में बड़ी डिटेल से मैं इसके ऊपर आपको ब्रीफिंग दे चुका हूँ, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। PPE includes clothing and devices worn by workers to protect them from the hazards. इसकी एग्जांपल जैसे सेफ्टी ग्लासेस हैं, डिटेल से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ओशा के अंदर। पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं, रिलेटेड इक्विपमेंट्स, हार्ड हैट्स हैं, रेस्पिरेटर्स हैं, हियरिंग प्रोटेक्शंस हैं या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, ये सारे मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आते हैं। और इसको इसके जो ओशा के स्टैंडर्ड्स हैं और इनकी जो डिटेल असेसमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हम ओशा के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, PP is considered the least effective control measures because it does not eliminate the hazard but rather protects the worker from it. However, it is often necessary when other control measures are not feasible. तो obviously इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है, लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू एडवाइज यू कि इसके ऊपर आप जो अमूमन उलट होता है यहाँ, इसको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि ये सबसे कम अहमियत वाला कंट्रोल मेजर होता है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद है जी टू आइडेंटिफाइंग हैजर्ड कंट्रोल ऑप्शंस, द हियरार्की ऑफ कंट्रोल्स। जब आप हैजर्ड कंट्रोल करते हैं तो इन ऑप्शंस को आप किस तरह वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, टू आइडेंटिफाई हैजर्ड कंट्रोल ऑप्शंस बिलो दी स्टेप्स, मतलब आपने कंट्रोल मेजर कौन सा प्लेस करना है, किस जगह पे किस किस्म का कंट्रोल मेजर इफेक्टिव होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई दी हैजर्ड, जो कि आप इसके थ्रू करते हैं विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये आपने कर लिया। उसके बाद आप ब्रेनस्टॉर्म कंट्रोल ऑप्शन एट ईच लेवल ऑफ द हियरार्की। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए तमाम कंट्रोल ऑप्शंस का
तमाम फार्मूलों का आपको पता होना चाहिए, उनकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। फिर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, देखते हैं या खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। आप ये देखते हैं कि यार यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में भी प्लेस कर सकते हैं, पीपीईज को भी हमें प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये रिस्क लेवल जो है वो डाउन होगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है इससे आपको अंदाजा होता है। इवैल्यूएट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच कंट्रोल मेजर्स, ये भी जरूरी है कि हर जो मतलब कंट्रोल मेजर है उसकी कोई गुड पॉइंट्स भी होते हैं, कोई बैड पॉइंट्स भी होती हैं, प्रोस कॉन्स भी होती हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीपीई है वो लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर है। मसलन अगर आपने कोई हेज़ार्डियस नॉइस एरिया है, वो मतलब है कि बहुत ज्यादा, और आपने वहां पे जो है वो कोई और कंट्रोल मेजर अप्लाई नहीं किया, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का ऑप्शन आपने वहां पे अप्लाई नहीं किया, सिर्फ आपने पीपीई को इन प्लेस कर दिया, आपने लोगों को हियरिंग प्रोटेक्शन की जो डिवाइसेस हैं वो बना दी, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जब सुपरविजन उनके ऊपर ना हो तो आपके वर्कर वो हियरिंग प्रोटेक्शन पहने ना, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर ना हो, वो पीपीईज जो है वो इनफेक्टिव हो जाए कुछ अरसे के बाद, तो आपका वो रिस्क कंट्रोल तो नहीं होगा। पता चले 6 महीने के बाद जो है वो लोग जो है वो वहां से उस शोर की वजह से जो है वो कान सुनने से बेजार हो गए हैं, सुन ही नहीं पा रहे उनके कान, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब है कि आपको उनके प्रोस एंड कॉन्स का पता होना चाहिए तमाम कंट्रोल मेजर्स के। उसके बाद डिटरमिन द फिजिबिलिटी ऑफ ईच कंट्रोल ऑप्शन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज इफेक्टिवनेस, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होते हैं ना, जो अच्छे हेल्थ सेफ्टी के क्वेश्चंस होते हैं, वो अपनी मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं। जो आम होते हैं ना, मतलब जो ज्यादा मतलब है कि अच्छे तरीके से स्टडी करके नहीं गए होते, वो क्या करते हैं, वो मतलब है कि सिंपल ऑप्शन पकड़ते हैं, तो महंगे से महंगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सपोज कर देंगे, मैनेजमेंट को रिकमेंड कर देंगे, मैनेजमेंट भी सर पकड़ के बैठ जाएगी कि यार ये क्या बंदा है, ये तो हमारे खर्चे ही जो है बढ़ाता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मतलब है कि इनकी इफेक्टिवनेस और कॉस्ट के बेनिफिट एनालिसिस है, ये आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कम से कम कॉस्ट वाला ऑप्शंस आप चूज करें और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो, ठीक है ना। यही तो मतलब आपकी वो क्या कहते हैं कि काबिलियत है ना, कॉम्पिटेंसी इसी को कहते हैं कि कम से कम कॉस्ट वाला कंट्रोल ऑप्शन हो और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो। वो तभी आप कर सकते हैं जब आपको पांचों के पांचों जो है उनका उनके ऊपर कंट्रोल होगा, उनके ऊपर ग्रिप होगी, उनका नॉलेज आपको होगा। Select and implement the controls that fall highest on the hierarchy, considering the need for interim controls until a permanent solution is in place, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कंट्रोल मेजर को अप्लाई करने का कि आप जो हाईएस्ट मतलब इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स है उसको सबसे पहले चूज करें। जब आप फिजिबिलिटी डिटरमिन करते हैं कंट्रोल मेजर्स की, तो उसमें किन चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, टू डिसाइड इफ ए कंट्रोल इज फिजिबल कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि उस कंट्रोल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए किन बातों का आपको जहन में रखना होता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो इफेक्टिवनेस आप देखें इसकी, ये हाउ वेल डज द कंट्रोल प्रोटेक्ट्स वर्कर्स, ये वो कितना इफेक्टिव कंट्रोल मेजर है, कि क्या उससे वो रिस्क जो आप चाह रहे हैं कि कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये इफेक्टिवनेस को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए फिजिबिलिटी को डिटरमिन करने में। appropriateness is the control suitable for the hazard at the workplace। जो आप कंट्रोल मेजर यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, चाहे वो पीपी का कंट्रोल मेजर है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव है, चाहे वो इंजीनियरिंग कंट्रोल है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन है, चाहे वो एलिमिनेशन है, क्या वो सुटेबल है इस हैजर्ड वर्क प्लेस के अंदर, मतलब उसकी सुटेबिलिटी है अप्रोप्रिएट। मतलब अगर आपने कोई फर्ज करें पीपी ही को सजेस्ट किया है, वहां पे आपने कहा जी कि यहाँ पे जो है वो हेलमेट आनी चाहिए फिलहाल इस कैटेगरी के, ठीक है। आगे अब वो आपने ये नहीं चेक किया कि जी मतलब उनकी फिटनेस आपके वर्कर्स को किस लेवल की होगी, ठीक है ना, उनको उसकी ट्रेनिंग है नहीं है, वो पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, या उनको पहनते हुए कोई उसकी इरिटेशन तो नहीं होगी, यानी उसने आपने उसकी उसकी अप्रोप्रिएट चेक ही नहीं की, अप्रोप्रिएटनेस आपने वो मंगवा लिए, कोई सूट ओवरऑल ऐसे मंगवा लिए जो उनको पूरे ही नहीं आते, तो वो तो इनफेक्टिव हो जाएंगे आपके कंट्रोल में। तो विजिबिलिटी में ये बहुत जरूरी होता है। कंसिस्टेंसी विद लॉज एंड रेगुलेशन, जो भी आप
मतलब अप्लाई करें उनकी जो मतलब है कि आपके जो लॉज हैं आपके ऊपर, जो हेल्थ सेफ्टी के लॉज अप्लाई हो रहे हैं आपकी कंपनी के ऊपर, उनको भी कंसिडर करना जरूरी है जब आप डिटरमिन करते हैं फिजिबिलिटी अपनी कंट्रोल मेजर्स की। डज द कंट्रोल कंप्लाई विद रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस ऑफ नाउ। मतलब अगर आपने कोई हेलमेट ही चूज कर ली है, तो जैसे हमने कहा था कि ANSI का जो स्टैंडर्ड है, उषा कहती है उसको फॉलो करें हार्ड हैट्स को चूज करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कंपनी उषा के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, आप अमेरिका के अंदर हैं या कोई आउट ऑफ कंट्री में है जहाँ पे उषा के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, तो फिर वो देखना ये पड़ता है कि वो जो कंट्रोल मेजर आपने अप्लाई किया, क्या वहाँ पे कि जो उस कंट्री के रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर वो पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, ये भी जरूरी होता है। बर्डन ऑन वर्कर्स, डज द कंट्रोल इम्पोज एन अनड्यू बर्डन ऑन वर्कर्स, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। ये मतलब काम वो होता है जो शौक से किया जाए। अगर आप अच्छे हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, तो आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, उनको समझाएंगे कि यार ये चीज करने से आपकी बचत होगी, ठीक है ना। आप अगर वो आप उनको नहीं बताएंगे ना, तो वो क्या करेंगे कि जब भी थोड़ी सी उनके ऊपर सख्ती होगी वो पहन लेंगे, मतलब कोई PPE का या इवन एडमिनिस्ट्रेटिव या इंजीनियरिंग कंट्रोल भी गार्ड्स लगाए होते हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि उन जब वो उनके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं होता, तो नजरें बचा के वो गार्ड रिप्लेस कर लेते हैं कि यार हमें मशीन की फलां चीज नजर नहीं आती, फलां चीज नजर नहीं आती, ये चीज नजर नहीं आती है, हमारा आदमी, उसी वजह से हादसा हो जाते हैं। उमूमन जो वर्कर्स रिस्क लेते हैं ना वहाँ पे मशीनों के ऊपर, गार्ड रिप्लेस कर दिए, ठीक है, या वहाँ पे मतलब है कि कोई बैरियर लगा हुआ है उसको रिप्लेस कर दिया, या मतलब कोई ऐसा एरिया है कि जो नॉन स्मोकिंग एरिया, वहाँ पे स्मोकिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो मतलब है कि वो उससे ही फिर इंसिडेंट होते हैं, हादसा होते हैं। तो जब भी आप डिटरमिन करते हैं फिजिबिलिटी अपनी कंट्रोल मेजर्स की, तो उसमें आपने ये देखना होता है कि क्या इनकी वजह से आपके वर्कर्स को अनड्यू बर्डन तो फील ही होगा, वो उससे एलर्जिक तो नहीं हो जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रख के आप करते हैं। फिर उसके बाद इंडस्ट्री रिकग्निशन, इज द कंट्रोल रिकग्नाइज्ड एज एन एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री, कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करें, मसलन आप मैन्युफैक्चरिंग में, ऑयल एंड गैस में है, और ऑयल एंड गैस के जो एक स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं PPEs के, उस इंडस्ट्री के रेलेवेंट उनकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इंडस्ट्री रिकग्निशन भी होनी चाहिए आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, या कोई भी कंट्रोल मेजर जो आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन है, चाहे वो एलिमिनेशन है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है, और इसकी वजह से तो आपकी बड़ी वैल्यू बनती है अपनी कंपनी के अंदर अगर आप इसके ऊपर इसको फॉलो करते हैं। मतलब आप लोगों की जान भी बचा रहे हैं, आप प्रिवेंशन भी कर रहे हैं, इंसिडेंट एक्सीडेंट्स को भी रोक रहे हैं, और कॉस्ट इफेक्टिवली कर रहे हैं ये काम। मतलब कंपनी के ऊपर ज्यादा बोझ भी नहीं डाल रहे, मतलब है कि कम खर्चे वाले जो कंट्रोल मेजर्स हैं उनके जरिए आप लोगों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल भी है अप्लाइंग दी, अप्लाई, जब आप अप्लाई करते हैं कंट्रोल मेजर्स, अप्लाइंग दी हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर इन वर्कप्लेस, कैसे अप्लाई करना होता है। आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये तो मेरे ख्याल में दोबारा नहीं आनी। हाँ ये स्लाइड, सॉरी, ये कहीं दोबारा इसमें शामिल हो गई है। ये अप्लाई तो हमने कर लिया, अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एक, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल है अप्लाई करने की कंट्रोल मेजर्स। कंसीडर द हैजर्ड ऑफ ए ड्राइवर ऑपरेटेड फोर्क लिफ्ट ट्रक स्ट्राइकिंग ए पेडेस्ट्रियन इन ए वेयरहाउस एरिया, अप्लाइंग द हायरार्की ऑफ द कंट्रोल्स माइट इन्वॉल्व। मसलन एक सिनेरियो है आपके सामने, एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लेन किया गया ताकि आप उसको वहां पे जो कंट्रोल मेजर्स आपने प्लेस करने हैं, हायरार्की ऑफ कंट्रोल में से कौन से ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं, किस तरह करने हैं। एक ड्राइवर ऑपरेटेड फोकलिफ्ट ट्रक है जो कि टकरा गया है किसी राह चलते राहगीर से एक वेयर हाउस के अंदर, तो अगली दफा आप उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे। नंबर एक, इलिमिनेशन, ऑटोमेटिक डिलीवरी ऑफ मटेरियल यूजिंग कन्वेयर्स एंड AGVs, ठीक है जी। ये मतलब है कि आप वहां पे 4 लीटर ट्रक की जगह पे ये जो कन्वेयर्स हैं इनका आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो ऑल टुगेदर जो जो सोर्स है उस हैजर्ड का,
फोर्कलिफ्ट ट्रक वही एलिमिनेट हो गया तो वो हैजर्ड ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा उसकी वजह से। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? रिप्लेसिंग फोर्कलिफ्ट ट्रक विद पावर्ड वॉक बिसाइड फोर्कलिफ्ट्स और हैंड ट्रक्स। मतलब उसके जो फोक्स होते हैं उसकी जगह पे आप मतलब है कि वॉक भी साइड यानी उसके साइड चल के या हैंड ट्रक्स यूज करके मतलब आप उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उस हेज़ारियस एरिया को, यानी सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल हो सकती है उसकी। उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल है, इंस्टॉलिंग पेडिस्ट्रियन आयल्स बैरियर्स एंड क्रॉसिंग्स टू सेपरेट व्हीकल्स एंड पेडिस्ट्रियन। अब देखिए एक फोकलिफ्ट ट्रक टकराया पेडिस्ट्रियन के साथ, पैदल चलता हुआ आगे था, उसके साथ उसका हादसा हुआ। कैसे हुआ? जब वो उसके रास्ते में आया ना, इसी तरह जो फोकलिफ्ट ट्रक था उसको नहीं पता चला होगा तो उनका आपस में टकराव हो गया। तो अगर वहां पे आप कोई मतलब बैरियर लगा देंगे, कोई क्रॉसिंग के लिए कोई साइंस लगा देंगे ताकि कोई पैदल चलने वाला बंदा वो जो फोकलिफ्ट ट्रक का एरिया है, रोड है, उसकी तरफ आए ही ना, तो वो हादसा नहीं होगा। इसको कहते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किस तरह आप वहां पे प्लेस कर सकते हैं? प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स and pedestrian safety, establishing procedure for safe distancing and limiting access to areas where forklift trucks are in operations। ठीक है। वहां पे आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि जी जहाँ पे ये फोकलिफ्ट ट्रक की जो है वो अवेलेबिलिटी हो या पे ऑपरेशन हो रहा हो या इसकी मूवमेंट हो रही हो, वहां पे आप डिस्टेंस रखिए, उस एरिया की तरफ ना जाएं। मतलब है कि इस तरह आप लोगों की अवेयरनेस से, ट्रेनिंग से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। PPE is required workers and visitors to wear high visibility vests। अब ये PPE का भी ऑप्शन यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। मतलब अब वर्कर्स को जो हाई विजिबिलिटी वेस्ट्स होती हैं, पता है वो ऐसी मतलब उन्होंने वेस्ट पहनी होती है जिससे दूर से पता चल जाता है, चमक रही होती है, चमकीली होती है। तो अगर वो फोकलिफ्ट ट्रक का ड्राइवर दूर से देख लेगा किसी वर्कर को तो वो यकीनन टाइमली ब्रेक अप्लाई कर देगा, तो ये हादसा वहां पे नहीं होगा। तो इस तरह ये हम अपनी सिचुएशन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ लिबरेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और बीपीई की जो ऑप्शन होते हैं हमारे पास उनको अपनी सिचुएशन के मुताबिक। जी अली हैदर और हैदर अजमेर से देखिए मौजूद है दोनों। मेरा ख्याल है कि अब हमारी जो है ना समरी आ गई। By systematically applying the hierarchy of controls, workplaces can effectively identify and mitigate hazards, ensuring a safe environment for all workers। ठीक है जी। तो all is done from my side। hierarchy of controls मैंने आपको ब्रीफ से डिटेल से ब्रीफ कर दी। तो क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी अली अदर अवैस आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लें। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना इंशाल्लाह आपको एलएमएस के अंदर इसकी डिटेल तो सारी मिल जाएगी। आपको लेसन भी मिल जाएगा, आपको इसका डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, नोट्स और इसकी प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये सिर्फ मतलब जस्ट सेल्फ अजम्पशन नहीं होनी चाहिए कि जी मुझे आ गया, क्योंकि जब आप ये अज्यूम कर लेते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकली आपको किसी जगह पे काम करना पड़ जाए तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि यार पढ़ा तो कुछ और था, यहाँ पे सिचुएशन कुछ और हो गई है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया होगा तो डेफिनेटली अगर सिचुएशन चेंज भी होगी तो आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। जी अली और अवैस आप सुन रहे हैं मेरी बात? पहुंच रही है आप तक मेरी आवाज? जी जी सर, आवाज आ रही है सर। चलो, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? जी अली आपकी तरफ से या अवैस आपकी तरफ से ऑल सर बस क्लियर इसका है? पेपर किस तरह होगा सर? हाँ पेपर का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेपर पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया। पेपर ये होगा कि आज आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह कल का दिन आप ले लें। परसों मैं इसका जो है ना वो एग्जाम आपके एलएमएस में अपलोड कर दूंगा। ठीक है। आपको मैसेज भी कर दूंगा व्हाट्सएप पे। आपको वहाँ पे जो लास्ट वाला सेक्शन होता है ना नॉलेज एप्लीकेशन वाला, उसके अंदर एलएमएस के अंदर वहाँ पे एग्जाम का या मतलब असाइनमेंट का या असेसमेंट का ऑप्शन होगा। उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी और आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा और साथ आंसर का बॉक्स भी बना होगा नीचे। ठीक है। ऊपर क्वेश्चन होगा, नीचे आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो क्वेश्चन को यस अंडरस्टैंड सर। कर क्वेश्चन जिस तरह हमने वो क्विज किया था उषा का उसी तरह का, लेकिन इसमें जो है ना कंट्रोल्ड नहीं होगा, मतलब लाइव नहीं होगा।
आप उस लिंक को जब भी ऑप्शन आप जिस वक्त आपको इजी टाइम हो आप उसको लिंक को क्लिक करें तो आपके सामने वो क्वेश्चन, लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं ना उसको तो फिर आपने कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। फिर वन गो में उसको कंप्लीट करें तो 24 घंटे तक वो लिंक आपके पास एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। मसलन अगर फर्स्ट करो परसों 10 बजे मैं करता हूँ ना, तो उससे एक दिन अगले दिन 10 बजे तक वो लिंक आपके पास एक्टिव रहेगा। आप किसी भी वक्त रात को आपको टाइम मिलता है, लेकिन कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम रख के आप उसको ओपन करें। ये नहीं कि बिल्कुल एंड पे जाके जो है वो अगले दिन 9:50 पे आप उसके लिंक को अगर ओपन ओपन करेंगे, वो ओपन तो हो जाएगा लेकिन 10 मिनट के बाद फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 24 घंटे का टाइम थोड़ा नहीं होता, बहुत टाइम होता है। एक्चुअल जो पेपर आपने करना है वो अगर आपको आता है तो वो तो आप आधे पौने घंटे में भी कर लेंगे, 1 घंटे में भी आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको मतलब है कि बिल्कुल एंड तक वेट करेंगे तो फिर वो आपको टाइम नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स लिखने का, रिप्लाईज लिखने का। एक क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे उसको सबमिट करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। रिवर्स नहीं जा सकते आप, ठीक है ना। जो आपने आंसर लिख दिया एक दफा उसको सोच समझ के आपने सबमिट करना है, ठीक है ना। आपने अगर जब सबमिट कर दिया तो फिर आप पिछले क्वेश्चन पे नहीं जा सकेंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर आप फॉरवर्ड तो जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो वो जब आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आप सबमिट कर देंगे तो उनके रिस्पॉन्सेज ज़ाहिर है मेरे पास आ जाते हैं बैकएंड पे, फिर वो आपके मैं आपको मार्क करके उनके रिजल्ट्स इंशाल्लाह फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर हो गया जी अवैस, आप एग्जाम का मैकेनिज्म क्लियर हो गया? जी जी सर, क्लियर हो गया सर। वेरी गुड, जबरदस्त। तो मेरा ख्याल है अभी नजर भी चले गए हैं, आप रह गए हैं। तो और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके अलावा, ट्रेनिंग से रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट से टॉपिक से रिलेटेड? नहीं सर, थैंक यू सर। चलें, गुड, ग्रेट। So children, thank you very much. All the best for your good wishes for your next exam and next training. कल का दिन आप रेस्ट करें और मंडे को इंशाल्लाह हम अपना जो नया टॉपिक है, नया हमारा कोर्स है फायर सेफ्टी, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम करेंगे। और उसके बाद ISO वाला भी है हमारा और फर्स्ट एड वाला भी है, उनके ऊपर एक एक दिन लगाएंगे और वो हमारे सर्टिफिकेशंस कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह ताला फिर परसों मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड शब खैर।